और इस टॉपिक का नाम है इन्फेरेंसेस। आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है इन्फेरेंसेस। माय डियर, इस इन्फेरेंसेस को आप फैलेसी भी कह सकते हैं। इन्फेरेंसेस और फैलेसी। अब आप देखिए ये इन्फेरेंसेस और फैलेसी है क्या, तो आप इनको एक शब्द में अगर हिंदी में हम कहें तो कह सकते हैं भाषा दोष। क्या कह सकते हैं? भाषा दोष कह सकते हैं। ये फैलेसीज होती हैं, इन्फेरेंसेज होते हैं। अब भाषा दोष कैसे? कि जब हम कुछ बोलने में, लिखने में कुछ कंसेप्ट्स को गलत तरीके से यूज कर लेते हैं तो उसे भाषा दोष कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ अपने स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनके आधार पर कंक्लूजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं स्टेटमेंट्स के आधार पर। अब कोई स्टेटमेंट है, उसके आधार पर हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो कंक्लूजन कितने तरीके से हो सकते हैं, फिर हम ये परवाह नहीं करते कि अरे भाई ऐसा कंक्लूजन निकालने से तो ये गड़बड़ हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हो सकता है दो सही स्टेटमेंट्स हो जिनसे एक गलत कंक्लूजन निकल जाए, या एक सही और एक गलत स्टेटमेंट हो उससे गलत कंक्लूजन निकले, या एक सही एक गलत स्टेटमेंट हो उससे एक गलत स्टेटमेंट या सही स्टेटमेंट निकल जाए, या दोनों गलतों से एक सही कंक्लूजन निकल जाए। कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर आप कंक्लूजन निकालते हो अपने मन से, कुछ भी बनाकर स्टेटमेंट्स को एक साथ जोड़ देते हो और कंक्लूजन निकाल देते हो। अब जैसे कि एक सिंपल कंक्लूजन की बात अगर मैं करूं तो सिंपल कंक्लूजन जैसे कि मैंने कह दिया ऑल डांसर्स आर फैट, कि जितने भी डांसर्स हैं या कोरियोग्राफर्स हैं जितने भी, वो सब कैसे हैं? फैट, मोटे हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा, मान लीजिए साजिद खान इज फैट। साजिद खान जो है वो कैसा है? वो फैट है, मोटा है। अब इसका हमने यहां कंक्लूजन निकाला। हमने क्या कहा? ऑल डांसर्स आर फैट, सभी डांसर्स कैसे हैं? फैट हैं। साजिद खान कैसा है? वो भी फैट है। तो हम कह सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाला हमने, साजिद खान इज अ डांसर। ये हमने कंक्लूजन निकाल दिया। अब आप मुझे बताइए, ऑल डांसर्स आर फैट, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये इनकरेक्ट है। सभी डांसर्स फैट नहीं हैं। साजिद खान इज फैट, हां वो तो फैट है, तो ये कैसा कंक्लूजन निकला? ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। और इन दोनों सेंटेंसेस से, स्टेटमेंट से आपने एक कंक्लूजन निकाला, और ये कंक्लूजन कैसा निकला? इनकरेक्ट कंक्लूजन निकला। बिल्कुल आपने नहीं पता, वो रीजनिंग में आता है कि सभी चिड़िया शेर हैं, सभी शेर बकरी हैं, ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं वो आपके। ये उसी प्रकार का ये भाषा दोष है। ये रीजनिंग में भले ही चल ले, यहां अपने नहीं चलता। ये लैंग्वेज का दोष कहा जाता है, ये भाषा का दोष कहा जाता है। लैंग्वेज के इन्फेरेंसेस और फैलेसीज कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल लिखकर बताऊं। मान लीजिए मैंने कहा ऑल bananas are fruit। नेक्स्ट लिखा मैंगो इज ऑल्सो अ फ्रूट। तो हम इसका एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, मैंगो इज अ बनाना। ये भाषा दोष है। हमने कहा हां भाई ठीक है, बनानाज क्या है? ये फ्रूट है। तो कैसा स्टेटमेंट है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने कहा मैंगो इज ऑल्सो फ्रूट, ये भी कैसा स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन इससे जो आपने कंक्लूजन निकाला वो सही कंक्लूजन निकला क्या? नहीं। ये कंक्लूजन कैसा निकला?
इनकरेक्ट कंक्लूजन निकला। और माय डियर इसीलिए इसको कहा जाता है फैलेसीज या भाषा दोष। तो इन कॉन्सेप्ट, अब ये पढ़ने में तो बहुत सिंपल लग रहे हैं हमें, लेकिन आपके टोटल जो आपको फैलेसीज पढ़नी है, उन फैलेसीज में आपको पहली बात तो वर्ड्स भी याद रखने होंगे। फैलेसीज का नाम भी याद रखना है एग्जाम के लिहाज से, उनके एग्जाम्पल्स भी याद रखने, और उनके फैक्ट्स जो है, उनका रूल जो है वो भी याद रखना है। क्योंकि एग्जाम में माय डियर आपके 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिराकर। एक तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस फैलेसी का एग्जाम्पल कौन सा है चारों में से, या फिर कोई एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाएगा इस एग्जाम्पल में कौन सी फैलेसी है, या फिर उस फैलेसी का रूल पूछ के कि इस रूल को कौन सी फैलेसी फॉलो करती है, या फिर आपको कह दिया जाएगा इस फैलेसी में क्या डिसाइड किया जाता है या क्या कंक्लूजन होता है और क्या फैक्ट होता है, कौन सा रूल शामिल होता है। तो ये 4 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर प्रकार से इसे प्रॉपर तरीके से याद रखना होगा और हर प्रकार से इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना होगा। ढंग से इसे सीखना है, आराम से इसको पढ़ना है, ज्यादा समय लेकर इसे नहीं, आराम से टुकड़े टुकड़े में आप इसे पढ़िए, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपके डेली लाइफ से ही इसको जोड़कर मैं आपको बताऊं, जिससे कि आप इसे बेहतर ढंग से अप्लाई कर सकें और बेहतर ढंग से इसको एग्जाम में यूज कर सकें। तो हम कोशिश करेंगे यहां पर इसे पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ने की, ठीक है। बाकी कोई समस्या आएंगी वो एक्सरसाइज में हम कंप्लीट कर ही लेंगे। अब माय डियर देखिए, जब बात हम इन्फेरेंसेज की करते हैं तो इन्फेरेंसेज के मैटर पर एक पॉइंट आता है कि सबसे पहला, इसको इन्फेरेंसेज को क्या बताया था मैंने, इसको आप फैलेसीज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, एक सबसे पहली फैलेसी मैं आपको बता रहा हूं। इन्फेरेंसेज का मतलब तो आप समझते ही हैं। इन्फेरेंसेज क्या होता है कि एक प्रीमाइसेस का निर्माण हम करते हैं, एक कंक्लूजन का निर्माण हम करते हैं। ये आपको मैंने एग्जांपल से समझा ही दिया, ये इन्फेरेंसेज है। तो इन्फेरेंसेज का अगर मान लो कभी एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आप उसमें इसी प्रकार से अप्लाई करके आएंगे। सबसे पहली फैलेसी हम पढ़ रहे हैं, फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन, जनरलाइज करने का मतलब क्या होता है, सामान्यीकरण करना। क्या होता है, सामान्यीकरण करना। और हेस्टी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी। क्या होता है, जल्दबाजी, यानी जल्दीबाजी में कोई सामान्यीकरण करना, जल्दीबाजी में कोई कंक्लूजन निकालना। यह किसका एग्जाम्पल होता है, ये किसके अंदर होता है, ये रूल किसका होता है, फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन का। इसको मैं आपको बता देता हूं कि इसमें होता क्या है। इसमें आप पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाते हो या फिर जनरल से पर्टिकुलर को डिसाइड करते हो। यानी कोई पर्टिकुलर है उससे तो जनरल की तरफ जाते हो, उस किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर आप जनरलाइज कर देते हो, उसे सभी पर अप्लाई कर देते हो, या फिर सभी के हिसाब से उसे किसी पर्टिकुलर पर आरोपित कर देते हो भैया तू भी ऐसा ही है। जैसे कह देते हैं ना, किसी एक अपने राजस्थान में कहते हैं किसी क्षेत्र विशेष के लिए कह देते हैं, अरे इधर के लोग तो होते ही बदमाश हैं। तो क्या वहां के सभी लोग बदमाश होते हैं क्या? ऐसा तो नहीं कह सकते हम। तो माय डियर ये हेस्टी जनरलाइजेशन का कांसेप्ट है। तो ये आपको विशेष याद रखना है कि हम जब कभी भी पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाएं और जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, ये कांसेप्ट अप्लाई करते हैं, इसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। इसमें इनके माध्यम से कंक्लूजन निकाला जाता है जो कंक्लूजन बिल्कुल सही नहीं होता, यानी इनके माध्यम से इनकरेक्ट कंक्लूजन निकाला जाता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? अब कैसे?
तो जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल याद होगा, एक मुझे जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल याद है, एक मूवी आई थी अभी कुछ समय पहले आई थी, आई थिंक जीनियस नाम से मूवी थी, जिसमें एक आईआईटी में एक वृंदावन का लड़का जाता है पढ़ने के लिए। तो वो बिल्कुल अपीयरेंस ऐसी ही लेके जाता है। तो वहां की जो टॉपर एक लड़की रहती है, हालांकि टॉपर वो वृंदावन का रहता है, फर्स्ट रैंक पर वो आता है, सेकंड रैंक पर वो लड़की आती है। तो वो उसको ये बात पचती नहीं है कि भाई मेरे होते हुए कोई फर्स्ट रैंक पर कैसे आ सकता है। तो वो उसे क्या करती है कि इसी प्रकार से उसकी मजाक बनाना ये सब शुरू करती है। और फिर वो एक स्टेटमेंट बोलती है कि ये वृंदावन और मथुरा के गांवों से पढ़े हुए, इनमें पढ़े हुए जो आते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं, चीटर्स होते हैं। तो माय डियर, मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने आपके साथ चीटिंग की, किसी एक व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति की जगह का आपको पता लगा कि ये यहां का निवासी है, ये आपको पता लगा। और माय डियर, उसके बेस पर आप क्या कर दें, पूरे के पूरे उस वर्ग को ही उसके साथ मिला दें कि अरे भाई ये सब ऐसे ही होते हैं। घरों में नहीं होता, कभी एक किसी कैंडिडेट से, घर पे किसी व्यक्ति से आपकी मान लीजिए बहस हो जाती है, फिर आप सभी घर वालों को शामिल कर लेते हो कि सबके सब ऐसे ही हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सबके सब मेरे खिलाफ बोलते हैं, सबको एक साथ शामिल कर लेते हो। हम आज भी कहते हैं सब नेता एक जैसे होते हैं, सब बेईमान भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, सब ऑफिसर्स भ्रष्ट होते हैं, पता नहीं क्या क्या हम कह देते हैं। लेकिन क्या वाकई में हमारा यह कहना सही है? कुछ एक की बदौलत, कुछ एक कैंडिडेट की बदौलत, और न के बराबर होते हैं वो लोग जिनकी बदौलत हम सभी को क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, उसका सामान्यकरण कर देते हैं, एक सामान्य रूल बना देते हैं। माय डियर, दिस फैलेसी एंड दिस इन्फेरेंस इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। ये हेस्टी जनरलाइजेशन कहलाता है। आपने जल्दीबाजी में, बिना एनालिसिस किए हुए आपने क्या कर दिया, जल्दीबाजी में उसे जनरलाइज कर दिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा लास्ट ईयर अ चाइनीज पर्सन cheated me, so I can say that all foreigners are cheaters। आपने ये एग्जाम्पल पढ़ा, अब आप इस एग्जाम्पल को पढ़िए। आप कह रहे हैं लास्ट ईयर अ चाइनीज पर्सन, कौन सा पर्सन? एक चाइनीज पर्सन है, उसने आपके साथ क्या किया, चीटिंग की। चाइनीज पर्सन ने, आप इंडिया वाले हैं, इंडिया के अलावा जितने भी देश हैं वो सब आपके लिए क्या है, फॉरेन कंट्रीज हैं। तो चाइना भी फॉरेन कंट्री है। तो आपने कहा चाइनीज व्यक्ति ने मेरे साथ धोखाधड़ी की, और इस बिहाफ पर मैं ये कहता हूं कि सारे फॉरेनर्स कैसे हैं, चीटर्स हैं। लेकिन क्या सही है? आप खुद सोचिए, इसको ऐसा बोल देना सही है क्या? एक देश के व्यक्ति के, एक व्यक्ति के द्वारा चीटिंग होने पर हम उस पूरे देश को ही दोषी नहीं ठहरा सकते। और यहां तो आपने पूरे विश्व के देशों को दोषी ठहरा दिया, फॉरेनर्स को ठहरा दिया ना दोषी। आपने कह दिया ना ऑल फॉरेनर्स आर चीटर्स, सभी फॉरेनर्स क्या हैं, चीटर्स हैं। और माय डियर, ये जब एग्जांपल चलता है, इस प्रकार का कंसेप्ट आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन कहलाती है। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन मैंने कहा था 4 टाइप से पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछना शुरू कर दूं, जिससे आपके दिमाग में रहे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, और मैंने 4 एग्जांपल दे दिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, किसी एक की बदौलत आप पूरे वर्ग को शामिल करते हैं। इसको अभी तो यही याद रखना, बाद में जब आपके फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है, फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ हेस्टी प्रीमाइजेस जब आ जाएगा, है आपके फैलेसी ऑफ अपील टू पावर आ जाएगा, अपील टू फोर्स आ जाएगा, अपील टू मल्टीट्यूड आ जाएगा, इग्नोरेंस आ जाएगा। तो काफी कुछ ऐसी फैलेसीज हैं जिनमें आपको फिर कंपेरेटिवली इनको समझना होगा कि जब इसमें अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसमें ऐसा कैसे होगा, जो लगभग एक जैसे हमें प्रतीत होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी जगह हमने कहा, क्या कहा, पर्टिकुलर टू जनरल एंड जनरल टू पर्टिकुलर। लेकिन डिवीजन और कंपोजिशन में क्या होता है कि डिवीजन में हम कहते हैं पार्ट टू होल और होल टू पार्ट। ये कंपोजिशन, और इसमें कंपोजिशन मतलब बड़ा पार्ट, तो वहां हम पार्ट टू होल कर देते हैं, और डिवीजन में होल टू
पार्ट का डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवीजन शब्द बनाए किससे, डिवाइड से, तो डिवाइड कर रहे हैं उसे, तो होल टू पार्ट। लेकिन होल टू पार्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक ये मार्केट से पिज्जा ऑर्डर किया, ये लो पिज्जा बना दिया मैंने, ठीक है, इस पे ये चीज डाल दी मैंने, ठीक भाई, अच्छा है ना, अब चख के देख लेना स्वादिष्ट है या नहीं है, वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी तो हम इसको अप्लाई करते हैं। अब इस पिज्जा के आप मंगाते हो तो वो आपको इस प्रकार से पूछ लेता है कि इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो या 8 पार्ट्स में डिवाइड या 6 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो। अब इसमें से मैंने एक ये पार्ट निकालकर और अलग कर दिया, क्लियर है, ये पार्ट मैंने अलग कर दिया है आपके। अब आप बताइए ये किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है, तो ये इसी का पार्ट जब है तो ये तो हो गया होल और ये इसका हो गया पार्ट, तो ये तो एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन माय डियर, या फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन में पर्टिकुलर से जनरल कर रहे हैं, हम सामान्यकरण कर रहे हैं, या एक दूसरे से उनका लिंक नहीं है। फॉरेन शब्द केवल इनके लिए यूज किया जाता है क्या, कोई दूसरा देश है वो इंडिया के लिए यूज कर रहा है फॉरेन वर्ड, नहीं कर रहा है क्या, तो इंडिया भी उसमें शामिल हो रहा है। तो माय डियर ध्यान रखिएगा, हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब है जब वो एक दूसरे से संबंधित नहीं हो। लेकिन यहां होल टू पार्ट या पार्ट टू होल की बात करते हैं तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो ये इनमें डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए फिर इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में आपके अगली फैलेसी जो है उस फैलेसी का नाम है, दूसरी फैलेसी है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, जो मैंने आपको समझा ही दिया। फैलेसी ऑफ क्या है, कंपोजिशन है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब बड़ा पार्ट, और बड़ा पार्ट है तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि आप छोटे पार्ट से किसकी तरफ जाएंगे, छोटे पार्ट से बड़े पार्ट की तरफ जाएंगे। कंपोजिशन का पार्ट आ रहा है यहां, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें आप पार्ट टू होल जाकर एक कंक्लूजन का निर्माण करते हो, जो कैसा कंक्लूजन होगा, इनकरेक्ट कंक्लूजन होगा। कैसा कंक्लूजन होगा, इनकरेक्ट कंक्लूजन होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है, पार्ट टू होल। लेकिन मैंने क्या कहा, ये एक दूसरे से संबंधित होंगे। संबंधित कैसे होंगे, इसको ऐसे समझो, हम ऐसे कहते हैं इसको, मैन इज मॉर्टल। क्या लिखा हमने, मैन इज मॉर्टल, सो वन डे ऑल ह्यूमन रेस विल कम टू एन एंड। इसे समझिएगा अब आप, और इसे समझिएगा, आप कह रहे हैं मैन इज मॉर्टल। ये मैन जो है वो किसका भाग है, ह्यूमन रेस, मानव प्रजाति का ही तो हिस्सा है। मानव प्रजाति का ही हिस्सा कौन है, मैन है। तो ये मैन इस मानव प्रजाति का एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपको क्या कर रहा है, आपने सेंटेंस तो बनाया, इसमें क्या, यानी स्टेटमेंट तो होगा आपका किससे संबंधित, किससे संबंधित होगा, पार्ट से संबंधित होगा, और कंक्लूजन जो होगा वो आपका होल से संबंधित होगा। ये ध्यान रखिएगा आप, कंक्लूजन किससे होगा, होल से संबंधित होगा। पार्ट से संबंधित होगा क्या, स्टेटमेंट। तो ये तो स्टेटमेंट आपने कह दिया कि सभी इंसान कैसे हैं, सभी इंसान मॉर्टल हैं, नश्वर हैं,
और जब नश्वर हैं तो इसका मतलब निकलता है कि एक दिन ह्यूमन रेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाए। भैया नश्वर होने का मतलब ह्यूमन रेस के खत्म होने से क्या मतलब निकल रहा है? नश्वर का मतलब तो है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, लेकिन अपने मरने से पहले अपनी रेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जैसी संतति उत्पन्न करके वो जाएगा। तो ह्यूमन रेस तो बढ़ रही है आगे, जो इंसान है वो तो मर गया, लेकिन वो अपने जैसी संतति आगे बढ़ा गया, तो मानव प्रजाति जो है उसको तो आगे बढ़ा दिया ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट जो होगा वो तो संबंधित होगा किससे, पार्ट से। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इन फैलेसी ऑफ कंपोजिशन स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पार्ट और होल, पार्ट से संबंधित होगा या होल से, तो आप ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट पार्ट से संबंधित होता है और कंक्लूजन जो होता है वो होल से संबंधित होता है, यानी संपूर्णता को रिप्रेजेंट करके बताता है। और ये फिर आपका एग्जांपल बनता है कि मैन इज मॉर्टल, इंसान जो है वो नश्वर है। और इसके भी यहां पर आपने एक गलत कंक्लूजन निकाल लिया कि इंसान ही यदि नश्वर है, किसी भी क्रिएचर को इंसान के बजाय और किसी को भी ले सकते हो आप, कि अगर ये नश्वर हैं तो फिर एक दिन पूरी की पूरी मानव प्रजाति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये आपने इसको रिप्रेजेंट किया, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका नश्वरता से, मानव के नश्वर होने से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। मानव प्रजाति खत्म होनी होगी तो हो जाएगी वो, लेकिन एक दूसरे का इनके साथ कोई संबंध नहीं है कि मानव के नश्वर होने से मानव प्रजाति खत्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसे मानिए कि आज चलो आपने कह दिया डायनासोर विलुप्त हो गए, डायनासोर भी मृत पाए थे, नश्वर थे। जिस जीव ने जन्म लिया वो मरेगा भी मरेगा, तो डायनासोर के भी जो बच्चे जिन्होंने जन्म लिया वो मरेंगे कभी ना कभी। लेकिन इसका उनके नष्ट होने से क्या मतलब? ये तो कोई अचानक से एक ऐसी आपदा आई कि कोई एक क्षुद्र ग्रह टकराया पृथ्वी से और उसने इतना ज्यादा उनके लिए जीवन जीने लायक परिस्थितियां ही नहीं छोड़ी, इसलिए वो मरे थे। तो ऐसी कोई परिस्थिति इन फ्यूचर अगर कभी क्रिएट होगी तो इंसान भी, चल हो सकता है पूरी मानव प्रजाति खत्म हो जाए, लेकिन इसका अलग कंसेप्ट से संबंध है, आपदा से, परिस्थितियों से संबंध है। इसका मानव के नश्वर होने से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हम दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके बना रहे हैं, बता रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यही भाषा दोष को जन्म दे रहा है। और यह भाषा दोष है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि यहां पार्ट से हम होल की तरफ जा रहे हैं और एक पार्ट की एग्जाम्पल यूज करके होल को उसमें शामिल कर रहे हैं और होल के लिए, संपूर्ण के लिए कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है, यह है आपकी दूसरी फैलेसी। और माय डियर तीसरी फैलेसी फिर आती है आपकी, इसकी जस्ट अपोजिट है। और तीसरी फैलेसी है आपकी फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ डिवीजन। डिवीजन का मतलब अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आप इसमें क्या करते हैं कि आपका स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट तो संबंधित होता है किससे? आपके होल से। और कंक्लूजन जो संबंधित होता है वो आप अप्लाई करते हो किस पर? पार्ट पर। सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट opposite of the fallacy of composition। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये फैलेसी किसका अपोजिट है? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का अपोजिट है। क्यों? क्योंकि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट से होल पढ़ा था, और यहां हम होल से पार्ट पढ़ रहे हैं। वही कंसेप्ट है कि वहां हमने पार्ट वाले कंसेप्ट को पूरे कंसेप्ट पर अप्लाई कर दिया था, या पूरे कंसेप्ट के बिहाफ पर हम एक पार्ट को अप्लाई करते हैं और पार्ट पर उस कंसेप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि विच फैलेसी इज कॉल्ड द अपोजिट फैलेसी ऑफ कंपोजिशन या फिर डिवीजन, तो एक दूसरे का जवाब ये बन जाएंगे। अगर डिवीजन का अपोजिट पूछे तो कंपोजिशन, कंपोजिशन का अपोजिट पूछे तो डिवीजन। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं
कि अब आप अगर ध्यान दें तो कई जैसे कि प्रजाति हैं, जीन्स में परिवर्तन होना है, या फिर हम दूसरे अगर कंसेप्ट की बात कहें तो उससे संबंधित हम ये कंसेप्ट कह सकते हैं कि जैसे एक मैं अभी न्यूज पढ़ रहा था तो उसमें मुझे पता लगा कि वाई क्रोमोसोम इज disappearing that is a main aspect of gender for मेल। ठीक है, ये हुआ कि वाई क्रोमोसोम इज डिसअपियरिंग। वाई क्रोमोसोम क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। आप जानते हैं कि जब आप जेंडर पढ़ते हैं तो उसमें फीमेल के लिए एक्स एक्स एंड मेल के लिए एक्स वाई आता है, तो उसमें से कहा जा रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से और इनकी वजह से, परिस्थितियों की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। और अगर हम कहें कि दैट मैन इज a male person, so he is also disappearing। ये आपने स्टेटमेंट दिया। अब देखो इसमें क्या गलती है, आपको हालांकि खुद को समझ में आ गया होगा कि गलती क्या इसमें बताई जा रही है। हमने कहा वाई क्रोमोसोम जो पूरी की पूरी मानव प्रजाति में मेल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मानव प्रजाति में जैसे मेल और फीमेल, तो पूरे की पूरे मेल को, यानी होल स्पेसीज ऑफ मेल, तो यानी पूरी की पूरी मानव प्रजाति में मेल स्पेसीज जो है उसको, मेल वर्ग जो है उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो होल कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने कहा कि ये इंसान जो है वो भी एक मेल पर्सन है, और मेल पर्सन है तो चूंकि वाई क्रोमोसोम जो हो रहा है वो डिसअपियर हो रहा है, तो ये इंसान भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये आदमी भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। अरे भैया आदमी क्यों डिसअपियर होगा, जिसने जन्म ले लिया, जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम आ चुका है, तो वो क्रोमोसोम थोड़ी ना डिसअपियर हो रहा है, वो तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन में अब वाई क्रोमोसोम में धीरे धीरे कमी आने लग गई है, इसलिए अगली जनरेशन में ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा। लेकिन अभी हमने कहा दिस मैन इज, यानी ये इंसान तो अभी एग्जिस्टेंस में है, यानी अभी तो ये मौजूद है, और अभी अगर ये मौजूद है तो ये डिसअपियर क्यों होगा। तो हमने क्या कहा कि इस पूरे होल कंसेप्ट को इस एक सिंगल कंसेप्ट पर, एक सिंगल मैन पर अप्लाई कर दिया, और मैन पर अगर अप्लाई कर दिया है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे होल से तो संबंधित हमने स्टेटमेंट लिया, और किसी एक पार्ट के लिए हमने कंक्लूजन का निर्माण कर दिया। तो यहां होल कंसेप्ट तो क्या है, वाई क्रोमोसोम जो हम सबका, यानी मेल वर्ग जो है, मेल ग्रुप जो है, मेल स्टेट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां मैन जो है वो एक सिंगल यूनिट है इस कैटेगरी की, तो हम पूरे वर्ग पर जो अप्लाई हो रहा है उसे एक सिंगल यूनिट पर भी अप्लाई कर रहे हैं और एक गलत कंक्लूजन निकाल रहे हैं। और गलत कंक्लूजन निकालकर हम क्या कर रहे हैं, अपने सेंटेंस को बना रहे हैं, और इसीलिए यह कहलाता है इनकरेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम होल टू पार्ट। और होल टू पार्ट होने की वजह से इसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ डिवीजन, जो अपन ने एग्जाम्पल से लिया है। जैसे एक स्टेटमेंट और मुझे याद आ रहा है, जैसे हमने कहा कि एक प्रजाति होती है, मानव प्रजाति में आपने पढ़ा होगा, नीग्रो है, द्रविड़ है, आर्यन है, अमेरिकन इंडियन है, रशियन है, यूरोपियन है। तो इस प्रकार की मानव प्रजाति, तो उसमें एक मानव प्रजाति के लिए कहा जा रहा है कि अमेरिकन इंडियंस जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। यानी उनमें से जो इंसान है वो धीरे धीरे क्या होता है कि जीन्स के आपस में मिलने की वजह से जो उनकी वास्तविकता है वो खत्म हो रही है। तो कहा जा रहा है अमेरिकन इंडियंस आर डिसअपियरिंग, अमेरिकन इंडियंस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं, यानी वो खत्म हो रहे हैं। और अब हम क्या कह रहे हैं, पूरी प्रजाति के लिए कह रहे हैं। अमेरिकन इंडियन क्या है, पूरी प्रजाति है, क्लियर कंसेप्ट। हम कह रहे हैं अमेरिकन इंडियंस आर डिसअपियरिंग। फिर हमने कहा कोई इंसान हमको दिखा, अरे यार, ये इंसान तो अमेरिकन इंडियन है, तो हमने कहा दिस मैन इज एन अमेरिकन इंडियन।
ये इंसान, ये आदमी जो है वो अमेरिकन इंडियन है। सो अरे यार, आपने कल मुझसे कहा था कि अमेरिकन इंडियन डिसअपियर हो रहे हैं, और अब कह रहे हो कि ये आदमी अमेरिकन इंडियन है, तो इसका मतलब ये भी डिसअपियर हो जाएगा क्या कुछ दिन में? अरे भैया, वो डिसअपियर नहीं होगा, उनके जीन्स के अकॉर्डिंग जो आने वाली संतति है उसमें अमेरिकन इंडियन के जो वास्तविक प्योर जीन्स जो होते हैं वो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये इंसान तो अमेरिकन इंडियन है, तो इसका मतलब है इसके अंदर तो प्योर जीन्स हैं, ये डिसअपियर नहीं होगा, ये तो मरेगा अगर कोई दिन जब आएगा तो डिसअपियर का ऐसा मतलब थोड़ी है कि अभी तो हम इसकी तरफ देख रहे थे, अचानक दूसरे व्यक्ति से बात करने लगे और इधर मुड़ के दिखा, अरे भाई कहां गया, कि यार वो अमेरिकन इंडियन से डिसअपियर हो रहे हैं ना, तो हो गया डिसअपियर वो। तो ये कंक्लूजन निकालना बिल्कुल गलत है, और इसीलिए ये एक नई फैलेसी को जन्म देता है। ठीक है, पहली क्लास है फैलेसी से संबंधित। 3 फैलेसी मैंने आपको सिंपल वाली सबसे पहले शुरू की हैं। फैलेसी का मतलब समझाया, तो एक बार इन तीनों को आप अच्छे ढंग से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगली फैलेसीज को कंप्लीट करवाऊं मैं एक साथ ही, आपको ज्यादा फैलेसीज अगर हो जाएंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए पहले आप शुरुआत में हम धीरे धीरे कुछ कॉन्सेप्ट से ही शुरू करेंगे, आप इनको रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करके और इनके एग्जाम्पल्स को प्रॉपर तरीके से मैंने बता ही दिया एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। 4 तो मिनिमम है टाइप्स, बाकी तो और कितने भी बन सकते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया कि विच फैलेसी इज द अपोजिट फॉर्म ऑफ फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ डिवीजन के अपोजिट फॉर्म क्या है, देन फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ऐसे भी पूछ सकता है वो। तो कुछ भी पूछ ले, आपसे यह भी पूछ सकता है कि इन फैलेसी ऑफ डिवीजन स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर से रिलेटेड होता है, या जनरल से रिलेटेड होता है, या होल से रिलेटेड होता है, या पार्ट से रिलेटेड होता है। तो देखिए स्टेटमेंट किससे संबंधित है, होल से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन और बढ़ गए आपके। तो 4 तो मिनिमम टाइप है जो मैंने शुरू में आपको बता दिए थे, और फिर फैलेसी के अकॉर्डिंग, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बढ़ते चले जाते हैं टाइप्स, जो एक्सरसाइज में हालांकि आपको काफी कुछ हद तक पता लग जाएगा इसका। तो आप लोग इनको रिवाइज करते रहिए, और इसके रिवीजन के बाद में अगली फैलेसीज को मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो इनको पढ़कर इनको रिवाइज कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सरसाइज से कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।